हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। टुडे इन दिस वीडियो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सीटेक एग्ज़ाम प्रिपरेशन। टुडे इन दिस वीडियो क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 ओल्ड एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स में समझ रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स है ओल्ड, वो कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि अभी न्यू सिलेबस हुआ है 6 क्लास का एनसीईआरटी का। तो एसएसटी को हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि ओल्ड और न्यू का सिलेबस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप ओल्ड ही बुक्स पढ़िए और न्यू भी साथ के साथ पढ़ते जाइए। सिर्फ 6 क्लास की पढ़नी है, 7th क्लास में नो चेंज, 8th क्लास में नो चेंज। तो इसलिए 6 क्लास के लिए मैं आपकी कवर करवा रही हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो दे दी है जिसमें हमने 6 क्लास का यानी पृथ्वी हमारा आवास में सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है। वह वीडियो कल अपलोड हो चुकी थी, वो जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि कौन कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो 6 क्लास का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमें कहते हैं अक्षांश और देशांतर। इसी वीडियो में ही आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अगर आप अलग से पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये लीजिए, मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको सिर्फ दोबारा पढ़ के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना अच्छे डीपली पढ़ोगे उतना ही अच्छे आप क्वेश्चन भी कर हम इसके अलावा जब हमारे 5 टॉपिक हो जाएंगे, यानी कि 5 टॉपिक एनसीईआरटी के पढ़ लेंगे, उसके बाद दैन हम प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। मैं इस तरीके से कराती हूँ और इस तरीके से मैंने अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से मैंने फॉलो किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ग्लोब क्या होता है, अक्षांशर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे लिए डबल हो जाएगा। तो आप अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है और हिंदी में आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और हमें जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है ग्लोब। ग्लोब यहाँ पे एक तरीके का पृथ्वी की भांति ही होता है, जिसमें दोनों सुई अक्षांश और ये देशांतर, ध्यान रखिए अक्ष होते हैं ये दोनों छोटे छोटे। इस सुई में एक कांटा लगा होता है, जिसकी तरह से इस ग्लोब इस तरीके से बना हुआ होता है। आपने कहीं ना कहीं पिक्चर में देखा होगा। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझा देती हूँ ग्लोब के बारे में। दिस इज़ द ग्लोब, ये ग्लोब है और इस ग्लोब में दोनों तरफ एक सुई लगाई है। सुई के इधर चारों तरफ, इसको आसानी से आपने देखा होगा, इसको हम इजीली घुमा सकते हैं, ये अक्ष होते हैं। इसी तरीके से ये दोनों तरफ से होते हैं और ये पृथ्वी की भांति ही दिखाई देने की एक जरिया है कि इसमें हम बहुत सारे देशों के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी आसानी से मिल सकती है। इस तरीके से ये एक काल्पनिक चीज़ है, जैसे पृथ्वी जैसे ही शेप बनाई जाती है। पृथ्वी पर भी 2 अक्षांश होते हैं जो कोने पे होते हैं और उसमें कोई प्रकार की सुई नहीं होती। पृथ्वी अपने ही अक्ष में घूमती रहती है और सूर्य के अपने अक्ष में तो घूमती ही है, साथ ही साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। तभी तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन किस तरीके से होता है, अगर पृथ्वी ही एक जगह टिकी रहेगी, ना तो धूप पता चलेगा, ना छाँव पता चलेगी, ना वसंत, ना जिसको हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, या फिर हम बोल सकते हैं सर्दी जल होता है। और इस टाइम पीरियड जो होता है वो इसी के होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष में भी घूमती है, साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही होती है। तो पृथ्वी का ही एक छोटा रूप माना जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोब। ग्लोब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत हमें जानकारी, जो ऊपर वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखिए कि ग्लोब जो होता है, ये एक लाइन हाईलाइट कर लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। ग्लोब पृथ्वी का ही एक छोटा यानी लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप बनाया गया है। यहाँ तक ये याद नहीं करना है, क्रॉस लगा लीजिए। ग्लोब विभिन्न प्रकार और आकार के हो सकते हैं। आपको भी पता है, एक मानचित्र आपने देखा है, मानचित्र में भी हम आसानी से चीज़ों को मैच कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब जो होता है उसमें बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। आपने डिफरेंट तरीके के ग्लोब अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे तो इसी तरीके के ग्लोब आपको दिखाई देंगे, जिसमें कहा गया है ये छोटे और दोनों प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब में छोटे ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी होती है, लेकिन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, उसको पॉकेट में रखने योग्य नहीं होता।
छोटे ग्लोब क्या होते हैं? छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे गोल जिसमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसका मतलब कहने का है कि ग्लोब जो बड़े होते हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, पॉकेट में नहीं रख सकते, कि इधर उधर नहीं रख सकते। लेकिन जो छोटे होते हैं वो एक तरीके से गुब्बारे के समान ही होते हैं और उसमें हवा भी भरी जा सकती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है या ले जाया जा सकता है और उसे पॉकेट में भी रखा जा सकता है। ग्लोब हमेशा स्थिर नहीं आते, एक जगह रुके नहीं रहते। जब ग्लोब घुमाते हैं तो वो घूमते हैं शेप में, है ना, अपने ही स्टेन में जब हाथ से घुमाते हैं तो घुमाया जा सकता है। जैसे कि कुम्हार का पहिया एग्जाम्पल दिया है। कुम्हार जब हम मिट्टी के अपने बर्तन बनाता है तो वो उसको घुमा घुमा के तभी बनाता है और लट्टू घूमता है जिस तरीके से लट्टू घूमता है। ग्लोब पर हम देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में दिखाया जा सकता है। यही चीज़ मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको बताई है। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए हमें बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। इसमें लिखा है पृथ्वी के समान किसी प्रकार की बिंदु या स्थिति का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी हमने देखी है कि पृथ्वी में कोई अक्ष जो होते हैं सबसे कोने पे होते हैं, उस अक्ष में कोई सुई नहीं है जैसे कि उसमें बताया गया है कि जिसमें ग्लोब में। ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, यानी कि एक ग्लोब बना हुआ है इस तरीके से, उसमें दो सुइयाँ बना रखी है, अक्ष है और ये इस तरीके से झुका हुआ है और इसमें झुकी हुई अवस्था होती है, इसको कहते हैं अक्ष। यानी कि ये जो हिस्सा है ना, ध्यान रखिए, ये है अक्ष। नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे ग्लोब घूम रहा है। ग्लोब पर दोनों बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी पृथ्वी है, ये मैं फिंगर से बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे। ये अक्ष है, ये अक्ष है। अक्ष जो ये सुई है, ये सुई इस प्रकार की कोई सुई नहीं होती। ग्लोब में सिर्फ एक काल्पनिक रूप, लघु रूप बताया जाता है कि एक मान ले कि उसका छोटा सा ही रूप है। इस तरीके से ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको कहते हैं अक्ष। अब इतने हिस्सा जो होता है इसमें पार्टीशन होता है, हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें इस तरीके के जो ऊपर का हिस्सा होता है, आपको अगर ये पता होगा, अगर आपने एसएसटी के बारे में पढ़ा है तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड वाला पूरब होता है और दिस साइड जिसको कहते हैं पश्चिम। यानी कि ऊपर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से पृथ्वी पर भी एक क्या होता है, बांटा गया है। ये पृथ्वी है, मान लीजिए शेप ऐसी बनाई है। ऊपर वाला जो अक्ष है वो कहेंगे उत्तर अक्ष और नीचे वाले अक्ष को कहेंगे दक्षिण अक्ष, क्योंकि दक्षिण और अक्ष दो ध्रुव, यानी कि उत्तर ध्रुव भी कह सकते हैं और दक्षिण ध्रुव भी कहते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि ग्लोब में इनसे होकर सुई गुजरती है तो दक्षिण ध्रुव या उत्तर ध्रुव कहा जाता है। इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति जब भी पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का जो एंगल होता है, आपको पता है इस साइड हमारा पश्चिम होता है और इस साइड हमारा क्या होता है, पूर्व होता है। तो पृथ्वी इस एंगल में घूमेगी। अगर इस कैसे समझाऊं मैं आपको कि पृथ्वी है तो पृथ्वी इस तरीके से नहीं घूमेगी, उत्तर की तरफ से, इस साइड से यूं घूमेगी, यूं दिस शेप, यानी कि इस तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई सामने पिक्चर होती तो मैं ज़रूर दिखाती आपको। इस तरीके से आपको समझ में आता है कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेगा ना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी की जो भांति होती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है, अक्ष मतलब अपने जो क्षेत्र है उसका, उसमें जो सर्कल लगाती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। वो इस तरीके से नीचे की, जैसे ये पश्चिम है और इस तरीके से घूमती घूमती वो पूर्व की तरफ आती जाती है, इस तरीके से घूमते घूमते पूर्व, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष में तो घूमती घूमती है, साथ ही सूर्य के चारों ओर भी इस तरीके से घूमती है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती जो ग्लोब में दिखाई गई है, वह अपने अक्ष में ही चारों ओर घूमती है और एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। एक अन्य काल्पनिक रेखा में ग्लोब में दो भागों में बांटा जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में बता देती हूँ, यही पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी का पिक्चर दे रखा है। अब यहाँ से इसको समझिए बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सा ये देखो, ये जो डॉट दे रखी है दो, ये ही इसी तरीके से नीचे भी होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर ध्रुव होता है, इसमें एक रेखा होती है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इस विषुवत रेखा में उत्तर, जितना भी ऊपर की साइड जो दिख रहा है ये होता है हमारा उत्तर। इसमें भी पार्टीशन किए गए हैं जिसको अलग अलग से हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले ये समझ लेते, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन हमारा उत्तर ध्रुव है, नीचे वाला दक्षिण ध्रुव है। इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं, उत्तर ध्रुवीय पॉइंट बोलते हैं, इसको सबसे ऊपर अक्ष भी बोलते हैं। नीचे सेम यही होता है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या अक्ष, दक्षिणी अक्ष। अक्षांश पे होता है ना, पॉइंट पे गिरा होता है, और इसके नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यही समझना है कि ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तर ध्रुव और नीचे वाले भाग को, जितना मैंने आपको बताया विषुवत रेखा से, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर से जो हम अगर देखेंगे तो यहाँ से एक जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री का एंगल, 23 डिग्री की डिग्री बनाती है। ठीक है, नीचे होता है वो भी 23.5 है, उसको कहते हैं, जो दक्षिणी तरफ होती है वो मकर रेखा होती है। मकर रेखा जिसको कहते हैं या कर्क रेखा, वो ही हमारी 23.5 डिग्री का होती है। ये पूरा अगर एंगल करें तो 66.5 डिग्री का बनाती है। उत्तरी गोलार्ध पूरा 66.5 डिग्री है और नीचे भी 66.5 डिग्री है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा उत्तर ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। आगे देखिए, इसी की बात को इन्होंने कहा है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों ही बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा में पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा यानी एक काल्पनिक वृत्त बनता है। काल्पनिक वृत्त का मतलब है कि जो सर्कल दे रखे इस तरीके से एक काल्पनिक रेखा की मानी जाती है, और यही काल्पनिक रेखा चारों तरफ जाके मिलती है इस तरीके से। ये इस तरीके से विषुवत रेखा हो गई, ये चारों तरफ, और इसका भी पार्टीशन होता है, 20-20 डिग्री का अंतराल दिया गया है। ठीक है, आगे, यह पृथ्वी की विभिन्न स्थानों और स्थितियों को सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है जो नापा जाता है। विषुवत रेखा पे ध्रुवों से, यहाँ से यह ध्रुव है, ये ध्रुव है, और नीचे भी दक्षिणी ध्रुव है। समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। ये जो दिया जाता है ना, ये समांतर रेखाएं होती है, इसको इन्होंने बोला है समांतर रेखाएं कहा जाता है। इक्वल डिस्टेंस होता है इनका, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। इसको हम अक्षांश या समांतर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। जितने भी अक्ष ऊपर ऊपर जाते जाते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं शून्य, शून्य हो जाते हैं। और अंशों को, इसी अंशों को किससे नापा जाता है, अंश से नापा जाता है। ये हिस्से से, पॉइंट से नापा जाता है या नापा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि विषुवत रेखा पे जो रेखा खींची जाती है अंश अक्षांश को दर्शाती है। वही मैं सेम बोला, सेम पॉइंट बोला कि ये हमारे अक्षांश है, इसी पर एक विषुवत रेखा खींची गई है। और विषुवत रेखा के जो ऊपर के हिस्से का जब हम बांटते हैं तो इस तरीके से एक काल्पनिक रेखा होती है जो चारों तरफ घूमती है इस तरीके से। पीछे का बैक साइड हमें दिखाई नहीं देगा। और उत्तर ध्रुव व दोनों ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, इनका जो हिस्सा होता है वो 1/4 चौथाई हिस्सा होता है, जिसको हम 360 डिग्री में, अब 1/4 का 360 डिग्री निकालोगे, अगर कट करोगे तो आपको 4 कितना होता है, 90 डिग्री में इसको बांटा जाता है। एक अंश जो होता है 1/4 हमारा 90 डिग्री का अंश होता है। 90 डिग्री उत्तर अक्षांश में और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को मापा जाता है या देखा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये मैंने निकालने का तरीका बता दिया आपको। दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश मापा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ बार बार में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको एक एक चीज़ और एक एक चीज़ पढ़ना। दूसरा चीज़ आती है आगे, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको समझते हैं। इस प्रकार जो विषुवत रेखा की उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। वही मैंने बोला कि जो इतना हिस्सा होता है, इस पिक्चर के माध्यम से मैं समझाती हूँ, हम पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ। विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है, इसको समझते हैं। ये पिक्चर देख रखी है, यहाँ पे पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट मैं बता रही हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है हमारा, दूसरा पॉइंट होता है उत्तर ध्रुव, नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। ये यहाँ पे इतनी इस रेखा जो नापी गई है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसका इतने हिस्से में होता है, ये मकर रेखा होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉरी कर्क रेखा होती है, और नीचे होती है मकर रेखा। ये डॉट डॉट करके बता रही है, 66.5 डिग्री दक्षिण में होती है और ये 66 डिग्री उत्तर में होती है। आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है ये सारा उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे वाला हिस्सा हमारा सारा का सारा जो विषुवत रेखा से लेकर है, ये सारा हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। इनको दोनों को पार्टीशन करने से पहले यहाँ पे एक कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा हमेशा पूछी जाती है कौन सी विषुवत रेखा के कौन सी जगह पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में है।
इसमें पार्टीशन किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा सूरज होता है, ये सूरज है। अब सूरज की किरणें अगर अगर मान लो कहते हैं कि अगर स्टेट आए तो यहाँ पे क्या होता है, इस हिस्से में अगर सीधी है सूर्य की किरणें तो इस हिस्से में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी और बाद वाले हिस्से में थोड़ी और कम गर्मी होगी। सबसे ऊपर ध्रुव वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तिरछी रहता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, सबसे ही कम गर्मी होती है, यानी कि वहाँ पे ठंडा प्रदेश होता है। इसी तरीके से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में नीचे समझने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। सेम सूर्य की किरणें जो ऊपर मैंने समझाया वही सेम यहीं प्रोसेस होता है। यानी कि कहने का सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़े तो मकर रेखा पे सीधा पड़े तो कहते हैं गर्मी बहुत अधिक होती है, और 6 महीने बाद सूर्य की किरणें घूमती है, सूरज भी अपनी दिशा में घूमता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव दक्षिण ध्रुव में भी सबसे अधिक ठंड मानी जाती है। ये अगले लेसन में हम इसको समझेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि पार्टीशन किस तरीके से कहते हैं। कर्क रेखा के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश होता है और यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इसलिए इससे ऊपर जो होता है सबसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध का मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि सूर्य की किरणें जो है सीधी नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वजह से वहाँ पे ठंडा प्रदेश मान जाता है। इस प्रकार के जो आसपास के जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा ठंडे होते हैं, जैसे आपने पता है। आप इसके बाद है दक्षिणी शीतगृह। दक्षिणी ये हो गया हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध और ये हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंध। ये इससे इस तरीके से पार्टीशन कर रहे हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म, थोड़ा मिड में। शीत मतलब बिल्कुल ही ठंडा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया। इसी चीज़ के बारे में वो कह रहे हैं कि अगर हम महाराष्ट्र में, उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में चंद्रपुर या ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होलिज़ोटो के दोनों अक्ष 20 अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 अक्षांश पर स्थित है तो उत्तर में है, और बेलो हमारे होलिज़ोटो विषुवत रेखा के दक्षिण में 20 अक्षांश दक्षिण में स्थित है। तो हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 अक्षांश में है और बेलोटा भी 20 दक्षिण में, यानी उत्तर और दक्षिण का डिफरेंट बता रहे हैं वो। अब इसमें जैसे जैसे विषुवत रेखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से रेखाएं दूर होती जाती है तो हमारे अक्षांश जो होते हैं, जो ये बिंदु कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से गिराते घटते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो घटते जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए। विषुवत रेखा हमेशा 0 डिग्री एंगल पे होती है, इसके 0 अक्षांश मापा जाता है। कर्क रेखा मैंने आपको बता दिया 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। और यहाँ पे जो हमें 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें समांतर रेखा होती है, ये याद रख लेना। जो इसके बाद के हिस्से होते हैं वो 66.5 डिग्री होते हैं। ऊपर वाले में भी 66.5 डिग्री होते हैं। उत्तर और दक्षिण का फर्क जरूर याद रख लेना। ये कटिबंध ताप होते हैं, नापे जाते हैं, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से समझना है, जो मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुकी हैं। सबसे पहला है उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव आपको पता है, उत्तर ध्रुव में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखा में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा में वृत्त भी बोल सकते हैं और रेखा भी बोल देते हैं, तो इसका चीज़ का ध्यान रखना। 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, ठीक है। आगे है जो इंपॉर्टेंट समझना है, पृथ्वी के जो ताप होते हैं वो कटिबंध किस तरीके से बांटे जाते हैं, जो मैंने अभी पिक्चर में समझाया है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ये विषुवत रेखा है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, दोबारा समझा रही है। इसको उत्तर ध्रुव वृत्त, इसको भी उत्तर ध्रुव, इतने हिस्सा जो होता है दोनों में बटा जाता है। ऊपर वाला उत्तर ध्रुव होता है, नीचे वाला दक्षिण ध्रुव होता है। इसमें से क्या करते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है, इसका होता है उत्तर शीत कटिबंध, ये वाला भी उत्तर शीत कटिबंध। फिर एक रेखा होती है जिसको हम यहाँ पे दूसरा कहते हैं। इस तरीके से मैं आपको डिजाइन बना देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसका जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, और इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। और इसके जो बाद वाला बीच वाला हिस्सा होता है, ये दोनों में ही मैं मिक्स कर रही हूँ, ये होता है दोनों सबसे ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं ऊष्म कटिबंध, उत्तर उष्ण कटिबंध और यहाँ पे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिण उष्ण कटिबंध। अब दोनों का अर्थ समझिए। जब सूर्य की किरणें, या कहने का अभिप्राय है सूर्य की किरणें अगर यहाँ हो, सूर्य यहाँ है तो कह रहे हैं कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच अक्षांशों में। अब इस चीज़ को समझिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये पृथ्वी है, इसके बीच का हिस्सा है, मैंने इस तरीके से पार्टीशन करके बताया आपको। ये कर्क रेखा, मकर रेखा और ये है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, जब इस पर सूर्य सिर के सीधे ऊपर का मतलब कहने का अभिप्राय, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, ऊष्मा होगी, गर्मी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उस क्षेत्र को कहेंगे ऊष्म कटिबंध। इसको पॉइंट को याद रखना, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
क्योंकि ये स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल बता दिया, एक तरीके से एक लेंस लिया, एक आईना लिया, मिरर में टॉर्च करा। अब टॉर्च अगर हमने देखा है हमेशा सीधा करो तो सीधा ही क्या देता है, स्टेट देता है। इसी प्रकार से अगर हम सूरज को सोचें तो सूरज भी अगर जिस दिशा में है तो उसी दिशा में ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसका कहने का अभिप्राय है यदि सीधी तरह टॉर्च पर प्रकाश तेज और कम क्षेत्र में फैलता है। याद रखिए, कभी भी हम टॉर्च करेंगे सीधा रखेंगे तो सीधा एक ही उसी डायरेक्शन में उसी क्षेत्र में ही होगा, आसपास के क्षेत्र में कोई अंधेरा ही अंधेरा होगा। अब दूसरा पॉइंट कहने का अभिप्राय है कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बाद वाले क्षेत्र होते हैं, किसी भी अक्षांश पर दोपहर पर सूर्य की किरणें, सूर्य कभी भी उनके ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ ही तिरछी होती है। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तर ध्रुववृत्त बता रही हूँ इसको, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले तापमान होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक टॉर्च लिया, अब आईने को सीधा रख लिया, टेढ़ा रख लिया। अब जो उसकी क्या हो रहा है, इसका टॉर्च तिरछी करते हैं तो तिरछी में क्या होता है, प्रकाश हमारा जो होता है कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा फैल जाता है। कहने का अभिप्राय, इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको जो मतलब एग्जाम्पल मतलब कहने का अभिप्राय है पृथ्वी की तरह समझते हैं। इस तरीके से आपने पृथ्वी देखी है, सिर्फ मैंने हाथ से बनाया तो इसलिए इग्नोर करना, ये पिशुवत रेखा हो गई। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पे जो एक कर्क रेखा है, इधर एक मकर रेखा है, ये इसमें क्या होता है, जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी तो इस वाले क्षेत्र में कम गर्मी होगी, बीच वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जो इसको हम कहते हैं शीतोष कहते हैं, इस क्षेत्र में पड़ेगी तो सूर्य की किरणें क्या होगा, तिरछी पड़ेगी। इस क्षेत्र को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध या कर्क रेखा या उत्तर ध्रुववृत्त भी कहते हैं। यहाँ तक गर्मी कम पड़ेगी और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पे पड़ती है तो मकर रेखा और उत्तर ध्रुववृत्त, ये उत्तर ध्रुववृत्त है। और इसके साथ में शीतोष रहेगा, बेटा ठंडा मौसम, मध्यम मौसम मतलब होता है ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। आई होप सो ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। लास्ट जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अगर सूर्य की किरणें उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव, हम इसको उत्तर ध्रुव भी कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुववृत्त भी कह सकते हैं, तो दोनों ही कंफ्यूजन मत होना। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के मध्य में पड़ती है तो सूर्य की किरणें क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता। यानी कि कहने का अभिप्राय है जब पृथ्वी पर घूमता है तो सूरज इतनी ऊपर नहीं जा पाता उसकी रोशनी, तो इस तरीके से वहाँ पे जो मौसम होता है वो हमेशा ठंडा ही बना रहता है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें वैसे बहुत सारे हमें जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बर्फबारी बहुत ही रहती है, ठंडे रहते हैं, वहाँ पे मौसम हमेशा गर्मी की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। तो इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हम टॉर्च के माध्यम से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कैकाइना उसको तिरछा कर दिया, तीसरी तरह टॉर्च का प्रकाश क्या होगा, कम होगा, परंतु आसपास के क्षेत्र में जो होगी रोशनी अधिक फैलेगी। कहने का अभिप्राय है इसमें कम फैलेगा और ये दोनों तरीके। आई होप सो ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं देशांतर। हमने अक्षांश पढ़ा, अक्षांश के बाद हम पढ़ते हैं देशांतर। देशांतर की रेखाएं क्या होती हैं, ये देशांतर है। अब पहले क्या होता था, इस तरीके से हमने पार्टीशन किया गया था। अब इसका क्या हो जाएगा, जब हमारी देशांतर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो ये रेखाएं जाती है यहाँ पे होता है देशांतर, यमोत्तर बोलते हैं। इससे ये हमें दो पार्टीशन में करता है। ये इस तरीके से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो दोनों जाके घटते घटते दोनों जाके मिल जाती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरीके से ये नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध और इस तरीके से ये सारी रेखाएं एक दूसरे से मिलती जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसका जो उसका था 90 डिग्री होता है, इसका 180 डिग्री माना जाता है, 180 डिग्री। और इसमें कहते हैं कि जो हमारा देशांतर होता है, देशांतर में जो पार्टीशन किया जाता है उसमें दो तरीके से पार्टीशन किया जाता है। इस चीज़ को समझिए। इस क्षेत्र का जो होता है, इस क्षेत्र में जो पार्टीशन होता है उसको हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इस क्षेत्र में जो पार्टीशन होता है उसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसी तरीके से दोनों मिला के 90 डिग्री और 90 डिग्री मिला के दोनों 180 डिग्री का होता है, और जो हमें आगे समझना है यही होता है इसमें एक देशांतर। देशांतर की जानकारी के लिए यहाँ पे लिखा है महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में महाद्वीप, ये दोनों ही एक ही अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश का मतलब एक ही बिंदु पर स्थित है, ये कहने का अभिप्राय है। अब इनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है जिसको हम कहते हैं उत्तर ध्रुव और किसको कहते हैं दक्षिण ध्रुव में कोई पूर्व या पश्चिम की ओर से जो स्थिति नपती है वो क्या होती है, देशांतर में कहते हैं। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतर, यमोत्तर, ये यमोत्तर पता ही है, जो इन दोनों को बीच में पार्टीशन करती है उनको हम कहते हैं देशांतर, यमोत्तर कहते हैं, जो दोनों को अलग करती है। इनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है, वही सेम है।
अंश को मिनट में मापा जाता है और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं, ये आधे आधे वृत्त होते हैं। इस तरीके से आधे आधे वृत्त मिलके पूरा क्या बनाते हैं, देशांतर बनाते हैं और उनके बीच में देशांतर यमोत्तर होता है। आगे कह रहे हैं कि इनके बीच की जैसे जैसे ये बढ़ते हैं वैसे वैसे ये घटते जाते हैं और ध्रुवों की तरफ जहाँ पे वो ध्रुव थे दोनों साइड में वहाँ पे घटते शून्य हो जाते हैं। देशांतर यमोत्तर आपस में मिल जाती है। देशांतर मतलब ये रेखाएं जो खींची गई है ये एक दूसरे से आगे लास्ट में जाके उत्तरी सो बोलते हैं कि उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में जाके मिल जाती है। अक्षांश यानी समांतर रेखाएं भिन्न सभी समांतर यमोत्तर की लंबाई समान होती है। सिर्फ एक मुख्य रेखा ही होती है जो कठिन होती है, तभी निश्चित आकार में। अब इसका जो समय काल नापा जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। समय काल का मतलब है जो भी हम समय अभी तक काउंट करते आ रहे हैं वो एक ग्रीनविच समय है। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में स्थित है। इनके बीच में गुजरने वाली जितनी भी यमोत्तर रेखाएं होती हैं उसको पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, पृथ्वी में पश्चिम से पूर्व की और यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती की जाती थी। इसको प्रमुख यमोत्तर भी कहते हैं। 0 अक्षांश पर 180 डिग्री पूर्व में होता है और 180 डिग्री पश्चिम में गणना की जा सकती है और कीर्ति भी है। इसी तरीके से 2 भागों में पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाता है। इसको प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया प्रमुख यमोत्तर ये जो होता है इस तरीके से, ये जो हिस्सा होता है ये सारा हमारा पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। इसको अलग अलग दोनों में बांटा जाता है और ये दोनों ही मिला के 180 डिग्री और 180 डिग्री और इनके बीच में ही विषुवत रेखा होती है जो हमें पृथ्वी पर हमने बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। अब आगे कह रहे हैं, इसको पॉइंट को समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 भागों यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी भी स्थान के आगे जो पूर्व के लिए हम पूर्व लगा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, पश्चिम के लिए प लिख देते हैं, यानी इसका उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम में एक रेखा पर स्थित है। आगे कह रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो। अगर ग्लोब अक्षांशर है तो एक ग्रिड रेखा खींची जाती है जो अलग अलग भागों में, उदाहरण के लिए भी उन्होंने बता दिया असम में धुबरी 36 डिग्री उत्तर में है और अक्षांश पे है 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित। उस बिंदु को देखिए वो एक दूसरे को काटती हुई जाएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर बनाई गई थी, पिछले वाले में देखती हूँ। उसमें इसको समझने के लिए एक पेज पर दिया गया है और उस पेज किस तरीके से समझाया गया वो बताती हूँ। जितनी भी उत्तरी ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की तरफ दिखने वाली रेखाएं, वो पूर्वी देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए पिक्चर में मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पिक्चर में आपको ध्यान से समझना है, जितने भी दे रखी अंटार्कटिका महासागर और इसके आसपास के क्षेत्र को देखिए। क्या पे हमें विश्व के समान क्षेत्र हैं कि इस तरीके से बांटा गया है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इधर है, फिर यहाँ पे छोटा सा भारत दे रखा है। भारत के देखो ये हिस्सा है भारत का, भारत के नीचे की तरफ यहाँ पे दे रखा है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दूसरे हिस्से में इसको अलग अलग सागर दे रखे हैं, अंटार्कटिक महासागर, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रही हूँ मैं इसमें से। देशांतर और समय को अगर हम प्रतिपादन करते, ग्रिड की बात बता रही थी। ग्रिड में देखो ऐसे तरीके से रेखा खींची जाती है और यही एक सेम रेखा होती है, एक ही बिंदु को काट रही है। देखो इधर से भी काट रही है और इधर से भी। और इस जगह जो होता है वो धुबरी है। धुबरी जो जब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो इसकी बात ये वाला क्षेत्र दे रखा है, ये अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ग्रिड के माध्यम से समझाया। इतना आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं देशांतर में समय काल का कैसे करते हैं। पहले क्या होता था, समय काल सूरज की रोशनी और पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से मापा जाता था, जो हम समय देखते थे। कई बार होता था कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त से भी प्रतिदिन होया जाता था। स्वाभाविक रहते दिन होगा रात होगी, इस तरीके से नापा जाता था। लेकिन क्या हो गया, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा लगाई गई परछाई से लगाया जा सकता था, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्य उदय अस्त के समय में सबसे लंबा होता था। यानी कहने का अभिप्राय का छोटी होगी, सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी। यानी कि अब क्या हो गया, ग्रीनविच स्थित में यमोत्तर में सूर्य जिस प्रकार आकाश के सबसे उच्च बिंदु पर होता है, उसको यमोत्तर में सभी स्थानों में दोपहर मानी जाती है। क्षर बंधन का मतलब है सूर्य की किरणें जिस जगह पर पड़ेगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्थान क्या होंगे, दोपहर का समय हो गया, सबसे गर्मी होगी। तो इसी तरीके से आपको मापा जाता है। आगे कह रहे हैं पृथ्वी, जो कि आपको पता ही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, वे सभी स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है। पूर्व में है यानी कि इस साइड में है, ग्रीनविच के इस पूर्व में है। ये पूर्व है ना, और इसके जो पीछे वाला जो हिस्सा होगा, इसका बैक साइड जितने भी होगा वो उनका समय पीछे होगा। इनका अगर इस साइड में जितने भी देश होंगे उनका समय काल आगे होगा
और कितना होगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके भी नहीं बताऊंगी, अभी रुक जाइए। इसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा हमारा, क्या होगा जो पश्चिम होगा। देखिए यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए इन्होंने पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष में घूमती है। 24 घंटा आपको सभी पता है, 12-12 24 यानी कि 12-12 समय के हिसाब से घूमती है। और इसमें कह रहे 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, यानी 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में 12 बजे हैं। अगर सपोज आपके 12 बजे हैं, दिन के दोपहर के 12 बजे हैं, अगर ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में है तो पूर्व में क्या करेंगे, 5 को जो 15 डिग्री है और ये 4 डिग्री है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 मिनट आता है। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, वो 1 घंटा आगे होगी। अगर 12 बज रहा है तो 1 बजे होंगे ग्रीनविच समय के अनुसार। तो यानी कि अगर दोपहर में 1 बजा होगा तो ग्रीनविच समय के अनुसार 15 डिग्री, इसको मैं अलग से क्वेश्चन में समझा दूंगी आपको डिटेल में। 15 डिग्री पश्चिम समय में ग्रीनविच समय में 1 घंटा क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, अगर 1 बजा होगा तो वहाँ पे 12 बजे होंगे। और अगर उस जगह हो ग्रीनविच समय की 15 डिग्री 43 जो पूर्व में होगा तो वो क्या होगा, आगे होगा। अगर पश्चिम में होगा तो पीछे होगा। तो पीछे का मतलब है कि अगर 12 बज रहे हैं तो 1 घंटा पीछे होगा, अगर आगे है तो 1 घंटा होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके मध्य में होता है तो 100 डिग्री मंतर माना जाता है। इसको अलग से क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य का प्रकाश उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में घड़ी के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी में दिखाया जाता है उस स्थान को स्थानीय समय कहा जाता है। आप देख सकते हैं देशांतर यमोत्तर में सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान होता है। अब मानक समय कैसे नापा जाता है और क्यों नापते हैं। अलग अलग यमोत्तर में स्थानों के समय और अंतर में फर्क होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी देशांतर रेखाओं से गुजरने वाली जो रेखाएं होती हैं, जैसे सपोज आप भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिगबोइयागढ़ के स्थान पर लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। एक देश का दूसरे देश में अंतर बहुत होता है, यही कहने का भैया। इसके मध्य में गुजरने वाली जितनी भी यमोत्तर रेखा होती है स्थानीय मानक समय माना जाता है। यमोत्तर रेखा में स्थानीय मानक, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप 80 डिग्री हाफ पूर्व लिख दे या फिर इस तरीके से, ये मानक यमोत्तर माना जाता है। इसी के हिसाब से हम जितने भी देश के मानक चिन्ह यानी मानक यमोत्तर निकालते हैं वो इसी के आधार पर निकाला जाता है। ग्रीनविच ने जो समय काल दिया गया है, जैसे कहने का अभिप्राय है, इन्होंने एग्जाम्पल में भी दे दिया। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह आज रात्रि में सोएगा नहीं। क्यों नहीं सोएगा, इसका रीज़न भी बताया था। भारत और इंग्लैंड का मैच है और इसके बीच में मैच में 2 बजे है, यानी कि वो कह रहे हैं भारत में इनके बीच में क्रिकेट मैच है 2 बजे लंदन में है, लंदन में शुरू होगा। भारत में समय अनुसार वो 7:30 बजे है। देखिए भारत के समय के अनुसार वो 7:30 बजे, लेकिन लंदन में रात के 2 बजे है, तो वह समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच का अंतर। अब ये ग्रीनविच जो समय दे रखा है इसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है 82 डिग्री, मतलब हो गया 30 सेल्सियस। यहाँ पे 80 दूर का होगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच समय से। कौन है, जब लंदन में 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे, ये कहने का है। अगर हम 7:30 बजे से 2 बजे निकालते हैं तो मैं आपको यहाँ पे माइनस करके बताती हूँ 5 घंटे 30 मिनट ही आगे होगा। क्यों, क्योंकि भारत उनके अगर 7:30 है तो आप इसको माइनस भी कर सकते हैं डायरेक्टली, फिर भी आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने घंटे हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि 5 घंटे। अब इसमें माइनस करोगे तो 5 आएगा और 30 में से यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं क्योंकि 2 है, 30 का 30 आएगा, तो 5 घंटे 30 मिनट का समय आ गया। यहाँ पे मैंने इस तरीके से निकालना बता दिया। इसकी और भी ट्रिक बता दूंगी कि बहुत इजीली अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप निकाल पाओगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म को याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है भी। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, किसके कारण से 1 से अधिक मानक समय भी माने जा सकते हैं। यानी रूस में हमारे 11 मानक समय माने गए हैं। पृथ्वी की इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी अपने समय में 1-1 घंटे में 24-24 क्षेत्रों को बांटा गया है। पृथ्वी में 24-24 क्षेत्रों को अलग अलग बांटा। इस प्रकार हर क्षेत्र का जो 15 डिग्री देशांतर अंत के क्षेत्र को घेरता है। यानी कि वो कह रहे हैं अभिप्राय यह है कि जितने भी क्षेत्र में पृथ्वी घूमेगी वहाँ पे 15 डिग्री का क्या होता है, क्षेत्र में घेरता जाता है। अब इसको अलग से क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि जितने भी हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें से जो ये है मानक समय के बारे में किस तरीके से निकालते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में बता दूंगी आपको।
किस तरीके से निकालते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर निकाल के बताऊंगी। और इसके साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसमें से जो भी चीज़ आपको अगर डाउट लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो कि मैम ये डाउट आप मुझे अलग से शॉर्ट में समझा दिए तो मैं ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।